नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों, आज हम अपने वादे के अनुसार लगातार आपसे बने हुए हैं और प्रत्येक दिन जिस तरह से आपने देखा कि पूरी केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल हम आपको पढ़ाए, उसी तरह से पूरे फिजिक्स का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल हम आपको पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम आपको वर्क का, उसके बाद फिर पावर का न्यूमेरिकल पढ़ाए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं एनर्जी के न्यूमेरिकल के बारे में। एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से संबंधित जो सवाल है न्यूमेरिकल टाइप का आपके एग्जाम में पूछा गया है, इन्हें 2018 में ग्रुप डी एएलपी में जो पूछा गया सवाल है, उन सवालों के सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए सारा न्यूमेरिकल को शुरू से अंत तक बने रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का भी काम करेंगे। तो आइए दोस्त, हम देखते हैं कि पहला सवाल क्या कहता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। यदि कोई बच्चे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं देख पाए अभी तक, चूंकि केमिस्ट्री का भी टॉपिक वाइज कंप्लीट न्यूमेरिकल हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो न्यूमेरिकल मिलेगा प्लेलिस्ट में, और उसमें सारा, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, एक कंप्लीट न्यूमेरिकल है। तो जो नहीं देखे हैं उसको देखेंगे और अपने कॉपी पर खुद से भी आप बनाने का काम करेंगे, क्योंकि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में यह न्यूमेरिकल रामबाण साबित होगा। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। देखिए, यह सवाल देखने में बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। गौर कीजिएगा। कहता है कि 8 किलोग्राम भार वाली लोहे का गेंद, कहता है एक 8 किलोग्राम भार वाला वेट वाला लोहा का गेंद है और एक 3 किलोग्राम वेट वाला एल्युमिनियम का गेंद है। यानी दो गेंद है, एक का वजन 8 किलोग्राम और एक का वजन 3 किलोग्राम। कहता है कि 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। यानी दो बॉल है, एक लोहा का और एक एल्युमिनियम का। लोहा का बॉल वाला वजन कितना? 8 किलोग्राम। एल्युमिनियम के बॉल का वजन 3 किलोग्राम। कितनी ऊंचाई से गिराया गया? तो कहता 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? कहता है यदि उसको गिराया जाए तो भूमि से 10 मीटर तक ऊपर जब वो रहेगा तो कौन सी राशि एक जैसा होगा? ऑप्शन में है काइनेटिक एनर्जी, त्वरण, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और संवेग। तो अब ये तो है न्यूमेरिकल, लेकिन ये बनेगा भाई कैसे? तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ लिख लेते हैं। कहता है इतना वेट दिया हुआ है, यानी m1 का मान कितना हो गया भाई? 8 किलोग्राम। और m2 कितना दिया हुआ है? m2 का मान दिया हुआ है 3 किलोग्राम। m1 का मान दे दिया 8 किलोग्राम और m2 का मान दे दिया 3 किलोग्राम। ऊंचाई कितना दिया कि 20 मीटर से छोड़ा जाता है, लेकिन नीचे आने नहीं दिया है। बोला 10 मीटर ऊंचे पर, ऊंचाई पर कौन समान होगा? तो यानी हाइट कितना दे दिया आपका? 10 मीटर दे दिया। तो पूछा क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv²। अरे काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ mv²। तो यदि आप हाफ mv² करेंगे तो जिसका मास ज्यादा होगा, स्वाभाविक है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जब दोनों को सेम हाइट है और सेम हाइट से उसको छोड़ा गया है तो यहां पर वेग उस दोनों के लिए, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, उस दोनों के लिए वेग का मान क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में ध्यान रखेंगे कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो यहां पर m1 का काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ m2v² के काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगा। तो एगो ज्यादा होगा और एगो कम होगा, तो क्लियर हो गया कि उसका गतिज ऊर्जा समान नहीं होगा। गतिज ऊर्जा समान नहीं होगा। अब त्वरण की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, जब सेम ऊंचाई से वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, उसको नीचे गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर g जो है वो हमेशा समान काम करता है। पृथ्वी की सतह पर ध्यान देंगे बाबू, पृथ्वी की सतह की बात करता है तो पृथ्वी की सतह पर हमेशा जी का कैसा काम करता है? तो जी का मान हमेशा आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह के लिए जी का मान देखा जाएगा, सेम ऊंचाई के लिए जी का मान देखा जाएगा, तो वहां पर जी का मान एक जैसा होता है। तो यदि वस्तु को छोड़ा जाएगा और वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, चूंकि एक्सेलरेशन जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो वस्तु का मास कुछ भी हो
उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो जब मास पर डिपेंड नहीं करता है तो उस समय उसका त्वरण का मान क्या होगा, एक जैसा होगा, क्योंकि कहता है कि 10 मीटर ऊंचाई पर उस वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो 10 मीटर ऊंचाई पर जो यहां मास काम करेगा, ये जो यहां जी काम करेगा वही जी यहां भी काम करेगा। इसका मतलब उसका त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण एक जैसा होगा। यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, वो मास पर डिपेंड करता है, तो पहला का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। जिसका 8 किलोग्राम भार है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, और जिसका 3 किलोग्राम भार है उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो स्वाभाविक है ये भी एक जैसा नहीं हुआ। संवेग की बात करेंगे तो संवेग P बराबर mv, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो जिसमें का भार ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा, और जिसका भार कम होगा उसका भी संवेग कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। देखिए ये देखने में एक भयंकर न्यूमेरिकल लग रहा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं था। तो आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा, आप समझ गए होंगे। फिर एक बार समझिएगा कि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो वस्तु के मास पर डिपेंड करता है, तो इसका मास ज्यादा है और इसका मास क्या है, कम है। यानी लोहा के बॉल का मास ज्यादा, एल्युमिनियम के बॉल का मास कम। तो जिसका मास ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा है उसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम यानी संवेग भी ज्यादा होगा। तो एगो ज्यादा एगो कम हो गया, लेकिन यहां तो राशि बराबर के बारे में पूछ रहा था, तो ये तीनों ऑप्शन में होगा क्या, नहीं होगा। बच गया एक्सेलरेशन की बात। तो त्वरण के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि जब वस्तु को गिराया जा रहा है तो यहां पर वो एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी जो होता है वो 10 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, एक जैसा होगा, चाहे वो 8 किलोग्राम के लिए हो, क्योंकि 3 किलोग्राम के लिए हो, या 300 किलोग्राम के लिए हो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता है, अतः वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक जैसा होगा, एक्सेलरेशन समान होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बाबू रे, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। पक्का ना, चलिए समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि समझ में आ गया तो बाबू एकदम और देखिए, एग्जाम का पूछा गया सवाल था ये, ग्रुप डी 2018 में ये फर्स्ट शिफ्ट में 31/10 का पूछा गया सवाल है। क्योंकि हम आपको जितना भी सवाल बताते हैं बाबू, समझो सब एग्जाम का पूछा गया सवाल रहता है, इसलिए एक भी सवाल को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है और आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप गौर से इसको देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा और 100% आपसे सवाल भी बनेगा। पक्का ना, चलिए तो आइए, ये सवाल क्या कहता भाई, कहता है कि यदि एक वस्तु का गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो इसका रेखीय संवेग क्या होगा। गौर कीजिएगा, यह कहता है कि उसका गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला सब लोगों को पता होगा। काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, हाफ mv² होता है। लेकिन ये कहता क्या है कि प्रारंभिक मान का 256 गुना, कितना गुना, 256 गुना। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है, ये मान जो दिया हुआ है इसका 256 गुना का मतलब क्या, हाफ mv² गुने कितना, 256। 1 मिनट बाबू, तो ये आपका हो गया 1/2 mv² बराबर ये हो जाएगा 256 गुना 1/2 mv² का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहता इसका ये इतना गुना है, कहता प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, तो इसका नया रेखीय संवेग क्या होगा। तो नए संवेग के बारे में, तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये mv हो गया और ये भी क्या हो गया, mv हो गया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, mv1 के लिए क्या कर देंगे, √256 m भी काटिए दीजिए ना, तो v1 का बराबर हो जाएगा √256 गुना कितना, v², 256 गुना v²। तो √256 का मतलब कितना हो गया, 16 गुने v। इसका मतलब उसके मोमेंटम का कितना गुना हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। तो इसके प्रारंभिक मान का कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। गौर कीजिएगा,
कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा। अब कितना गुना कहता है 256 गुना, तो 256 गुना हाफ mv², ई कट गया, ई कट गया, तो v1 का स्क्वायर बराबर v2 का स्क्वायर, लेकिन यहां पर 256 है तो v1 बराबर क्या हो जाएगा √ 256 गुने v²। और 256 को रूट से निकालें कितना 16, इसका मतलब पहले वाले मान का कितना गुना, तो पहले वाले मान का 16 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया बुआ रे, ऑप्शन नंबर बी। पक्का ना, एकदम गौर से देखेंगे आपसे बन जाएगा। ये 256 गुना कहता है तो v1 का मान √ 256 गुने v², और 256 को रूट से निकालेंगे 16, चूंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है तो आंसर क्या आ गया 16 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल पर। और देखिए एलपी और टेक्नीशियन में 2018 में ये पूछा गया टोटल सवाल जो हम आपको बताते हैं ये आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है, इसलिए मेरे दोस्त एक एक सवाल को गौर से देखिएगा और एकदम उसको समझने का प्रयास कीजिए और खुद से भी अपनी कॉपी पर एक बार जरूर बनाइए। पक्का ना? चलिए तो अगला सवाल है कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु, कहता m द्रव्यमान का एक वस्तु है, v गति के साथ स्थानांतरित करता है, उसका वेग कितना है v है, कहता इसकी गतिज ऊर्जा यदि k है और इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। वेग को क्या किया, कहता है कि पहले वेग v है, अब बाद में वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो गौर कीजिएगा के ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv², लेकिन कहता क्या है कि ई मान ले पहला हाफ mv1 का स्क्वायर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1/2 m v2 का स्क्वायर, लेकिन कहा वेग दो गुना हो जाए, क्या गुना बोला 2 गुना, तो इसका मतलब है कि हाफ mv² जो है 1/2 2v का स्क्वायर हो जाएगा, 2v का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या 2v का स्क्वायर हो जाएगा, तो ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, इसका मतलब वेग v² बराबर कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 दूना 4v², तो यानी इसका मतलब कितना गुना हो गया, तो ये आपका 4 गुना। काइनेटिक एनर्जी का कितना गुना हो जाएगा, तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना, यानी वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। पक्का? जैसे पहला वाला ये है, अब कहता है वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को क्या कर दिया जाए 2 गुना, तो वेग को जब 2 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। पक्का? कुछ नहीं, के बराबर हाफ mv², तो हाफ mv² किसके बराबर हाफ mv²। अब यहां वेग को क्या कर दिया गया, कहता है वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। इसको 2 गुना कर देंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, एकदम गौर कीजिएगा बाबू। ये अगला सवाल कहता है कि 2 किलोग्राम का एक वस्तु है, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया 2 किलोग्राम। कहता है एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है तो 2 सेकंड के बाद उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। ध्यान देंगे, कहता है कि 2 किलोग्राम वस्तु का वजन है और उसको कहां फेंका गया 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर। तो जब आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकिएगा तो उस पर जी कहां काम करेगा, उस पर जी नीचे की ओर काम करेगा। यदि आप किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी कहां काम करेगा, तो जी नीचे की ओर काम करेगा, और जी का मान कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो कहता क्या है कि 2 सेकंड के बाद, यानी 2 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी पूछता है। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हाफ mv² होता है, लेकिन गौर कीजिएगा ई हो गया 1/2 और m का मान हो गया 2। अब v का मान पहले यहां से निकालना ना पड़ेगा, क्योंकि 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आप फेंके, तो चलो इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंक दिए, लेकिन कहता 2 सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड में देखना है कि वो वस्तु कितना नीचे आएगा। तो यदि g का मान 10 होता है तो आप इसको कह सकते हैं 20 घटाओ 2 गुने कितना 10 का स्क्वायर, चूंकि 10 जी का मान होता है ना भाई, और 2 सेकंड के बाद तो 10 दूना 20, तो 20 में 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो
1/2 गुने 2, अब 20 गया 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का मान क्या निकल गया बउआ रे, तो काइनेटिक एनर्जी का मान निकल गया 0। इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ फिर से समझिए। 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंके, तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो 20 मीटर गया, लेकिन 2 सेकंड में क्या होगा, फिर 20 मीटर वो नीचे चलाएगा, क्योंकि 2 सेकंड का टाइम देंगे। और जी कितना काम करता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे पृथ्वी के लिए जी का मान जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ खींचती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है स्मॉल जी, जिसको गुरुत्व त्वरण आप कहते हैं, वो 10 काम करता है। तो 2 सेकंड में कितना काम करेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। आज 20 मीटर प्रति सेकंड से गिवे किया था, तो 20 घटाओ 20 बराबर कितना, 0। तो किसी भी टर्म को 0 से गुना करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। यानी इसको थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल बोलते हैं। और एलपी टेक्नीशियन 2018 में 9/8/2018 में पूछा गया सवाल है, इसलिए याद रखिएगा बाबू, इसका आंसर क्या हो गया, 0। कैसे बना समझ गए कि 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंके थे, लेकिन ये भी तो समझना पड़ेगा कि जी जो खींच रहा है वस्तु को, वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वेग से 2 सेकंड तक खींचा, तो 10 दूना 20, तो जितना से गया उतना खींचिए लिए, तो वेगवा तो 0 हो गया। तो जब वेग 0 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, तो जब वेग 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होगा, अतः काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पक्का ना। चलिए तो अगला सवाल पर, यदि बाबू आप लोग को ये समझ में आ जाता है तो एकदम अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि हम उन बच्चों तक पहुंच पाए जहां तक पहुंचना चाहते हैं। आप मुझे पहुंचाने में जरूर सहयोग प्रदान कीजिए, और हमारा ये YouTube चैनल जो है इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमको अच्छा लगे और आपके दोस्त जो है शेयर करने से वो जुड़ सके आपसे भी और हमारे इस चैनल से भी। पक्का ना। चलिए आइए देखिए, अभी तक जितना भी था वो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल था। अब फॉर्मूला वाइज न्यूमेरिकल में क्या है वो देखिए। कहता कि 14 किलोग्राम का एक वस्तु है और भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कहता 14 किलोग्राम का वस्तु अब भूमि से कितना ऊंचा जाता है, 5 मीटर। कितना ऊंचा, 5 मीटर जाता है, तो उसमें निहित ऊर्जा कितना होगा, तो काइनेटिक निहित ऊर्जा के बारे में कहता है 14 किलोग्राम का एक वस्तु जो है वो भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं है। जब ऊंचाई पर है इसका मतलब वो रुक गया है, तो कहता है उसमें निहित ऊर्जा क्या होगा, यानी उसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोला। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो m का मान कितना दे दिया भाई, 14 दे दिया। g का मान कितना होता है भाई, 10। लेकिन g का मान यहां कितना देना था, g का मान 9.8 देना था। जब g का मान 9.8 देना रहेगा तो क्वेश्चन में लिख देगा, अतः यहां पर g का मान क्या दीजिएगा, तो यहां पर g का मान दे देंगे 9.8। ऊंचाई कितना दिया, 5 मीटर दिया, तो गुने कितना हो गया, 5। तो अब गुना कर दीजिए, 14 × 70 और 70 को 9.8 से गुना कर देंगे, तो 70 को 9.8 से गुना कर देंगे, जानते हैं ये 600 आपको 86 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 646 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अतः इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखा बाबू, कुछ किए, क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ था वो डाटा खाली क्या किए, उसका मान बैठा दिए। द्रव्यमान दिया हुआ था, ऊंचाई दिया था, और चूंकि पृथ्वी से 5 मीटर ऊंचा पर है तो उस पर जी कितना काम करती है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर काम करती है, वो बात हम जान रहे हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग 10 से गुना करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में ये दे दिया है, तो जब क्वेश्चन में दे दे तो आपको आंसर में बनाने क्रम में उसी का यूज करना है। और ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। अतः हमेशा ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में जी का मान दे देगा तो समझना है कि जी का मान वही यूज करना है। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर मास गुने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुने ऊंचाई। तो m गुने g गुने h किए, सबको गुना कर दी, कितना आ गया, 686 जूल आ गया। अतः आंसर क्या हो गया, 686 जूल। क्योंकि एनर्जी ने पूछ रहा था बाबू, ऊर्जा पूछेगा तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। जबकि यहां देखिए मीटरों वाला दिया हुआ था, जो कि नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। पक्का ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देख बाबू, अगला सवाल कहता है, एकदम गौर से पढ़ना सवाल। कहता है कि 12 किलोग्राम का एक वस्तु
भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। कहता है 12 किलोग्राम वस्तु है लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर रख दिया गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, यानी वस्तु के हाइट के बारे में पूछा है। और जी का मान कितना यूज करना है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए एम का मान कितना दे दिया, वस्तु का द्रव्यमान दे दिया 12 किलोग्राम। चलिए ऊंचाई आपसे पूछ रहा था और पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी दे दिया आपको 600 जूल। और जी का मान कितना होता है भाई 10, और एच का मान आपसे क्या किया पूछा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एम जी और एच होगा। अब पूछा क्या, ऊंचाई आपसे पूछा, तो जब पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच हो गया तो क्या एच बराबर पोटेंशियल एनर्जी बट्टा एम जी नहीं कर सकते हैं, तो कहेंगे सर आसानी से कर सकते हैं। जब पीई बराबर एम जी एच होगा तो एच बराबर पोटेंशियल एनर्जी बट्टा एम जी भी हो सकता है। तो अब कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना दे दिया 600 दे दिया, एम का मान कितना दे दिया 12 दे दिया, तो 12 गुना जी का मान कितना दे दिया, तो 12 गुना कितना हो गया 10 हो गया। अब काट देंगे, 1 0 कट जाएगा, 12 पचे 60, तो आंसर कितना निकल जाएगा 5 मीटर। हाइट आपसे पूछ रहा था तो आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। है किसी ऑप्शन में क्या 5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बउआ, ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए क्या किया क्वेश्चन में मास दिया हुआ था ऑब्जेक्ट का, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ था, तो आपसे ऊंचाई पूछा, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच। ऊंचाई पूछा तो पोटेंशियल एनर्जी बट्टा क्या हो जाएगा एम जी, एच बराबर एम पीई बट्टा एम जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना 600, एम का मान 10, ये एम का मान दिया हुआ था सॉरी 12, और जी का मान 10, तो गुना कर दिए काट दिए, आंसर कितना निकल गया 5 मीटर। तो उसका ऊंचाई कितना हो गया 5 मीटर। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना रहेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना रहेगा तो एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा निकालना रहेगा एम जी एच, एम जी एच। पक्का ना। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, आप लोग से अब इस तरह का सवाल आसानी से बन जाएगा और आप इसको जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोग ये सवाल खुद से बनाइए, हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों से बन जाना चाहिए। देखिए सवाल क्या कहता है कि 4 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना दे दिया 120 जूल दे दिया, वस्तु का वेग कितना दे दिया 4 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, यानी आपसे मास पूछा था, यानी एम का मान पूछा था। तो दे क्या दिया आपको, वेग दे दिया 4 मीटर प्रति सेकंड, काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया, काइनेटिक एनर्जी 120 जूल दे दिया। तो आपसे क्या पूछा, मास बराबर हुआ, यानी आपको उस वस्तु का द्रव्यमान निकालना है जिसका काइनेटिक एनर्जी 120 जूल और उसका वेग कितना हो 4 मीटर प्रति सेकंड हो। तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/2 गुने एम का मान कितना, एम का मान तो निकालना ही है, एम गुने कितना भी का मान, भी का मान दिया हुआ 4, तो ई हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ई कितना दिया हुआ है 120। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 120 गुना 2 यानी 240, तो 240 बराबर एम गुना कितना 4 चौक 16। क्लियर। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इस सबको पता है। अब काइनेटिक एनर्जी का मान कितना दे दिया 120, 1/2, एम का मान कितना दे दिया, एम तो पूछ ही रहा था, भी का मान दे दिया 4, तो 4 चौक 16, तो 240 बराबर एम गुना 16, तो क्या मास बराबर 240/16 नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जब 240 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 240 को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 आएगा। इसका मतलब है कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा 15 किलोग्राम होगा। है किसी ऑप्शन में क्या 15 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी में है, अतः इस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया 15 किलोग्राम हो गया, यानी 240/16 करेंगे तो 15 आ जाएगा, पक्का। चलिए क्या किए, भी का मान दे दिया था, काइनेटिक एनर्जी दे दिया और मास पूछा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा
के ई बराबर 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताए, mgh। तो ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहा था। तो के ई बराबर 1/2 mv², के ई का मान 120, तो 120 रख दिए। m का मान पूछ रहा था तो ma रखे, 1/2 गुना m गुने v का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 240 बराबर m गुने 16, तो m बराबर 240/16 काट दिए, कितना आ गया 15 किलोग्राम। पक्का ना, सबको समझ में आ गया। चलिए मेरे दोस्त समझ में आ गया तो आप लोग अपने से भी जरूर इसको बनाइएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में यह सवाल रामबाण साबित होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पर आपका पकड़ का मतलब है कि दुनिया की कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगी। पक्का ना। चलिए यह सवाल देखिए क्या कहता है। यह सवाल कहता है, एकदम गौर से देखिएगा, कि 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बॉल जिसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया, m का मान दे दिया 2 किलोग्राम, वस्तु का मास कितना दिया 2 किलोग्राम, और वस्तु का वेग कितना है, वेग यानी वेलोसिटी है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछा क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर हुआ, यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ mv²। तो के ई बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो 1/2 गुने मास कितना दे दिया भाई, मास दे दिया 2, अब वेग कितना दे दिया 30, तो 30 का स्क्वायर। अब ई दो कट जाएगा, 30 का स्क्वायर कितना, 30 का स्क्वायर 900, तो ई हो जाएगा आपका 900 जूल। क्योंकि एनर्जी पूछ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी कितना जूल, तो 900 जूल है। किसी ऑप्शन में क्या 900 जूल, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा, 900 जूल होगा। जबकि देखिए सब में 900 लीगल है, लेकिन अलग अलग यूनिट है, तो आपको यूनिट भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पूछा था, अतः इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट जूल होगा। क्योंकि पास्कल दबाव का यूनिट होता है, न्यूटन बल का यूनिट होता है, और वाट शक्ति का यूनिट होता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अतः आंसर कितना हो जाएगा, 900 जूल हो जाएगा। पक्का ना। चलिए मेरे दोस्त अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसी तरह से आप एकदम मेहनत कीजिए बाबू, अब बढ़िया से सवाल बनाइए, 100% रिजल्ट आप लोग का हो जाएगा। अब कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया, 30 किलोग्राम दिया, और उसका वेग कितना दे दिया, 5 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। तो कहता है कि वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा। ध्यान देंगे, m का मान दे दिया 30 किलोग्राम, अब v का मान दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हुआ, तो नहीं निकल जाएगा। के ई बराबर फॉर्मूला क्या होगा बाबू रे, बनाते बनाते न्यूमेरिकल आपको याद ही हो गया होगा, 1/2 mv²। तो के ई बराबर हाफ mv²। तो 1/2 गुने m का मान कितना है भाई, m का मान 30 है, गुने v का मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 15, तो 15 गुना कितना 25, और 15 गुना 25 करेंगे तो जानते कितना आ जाएगा, जब 15 गुना 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 375। तो आंसर क्या हो जाएगा, 375 जूल है क्या, 375 जूल ऑप्शन नंबर डी में है। अतः आंसर क्या होगा, 375 जूल। देखिए सारा एग्जाम का पूछा गया सवाल है, एक भी फेक क्वेश्चन हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, डेट वाइज हम आपको बता रहे हैं, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल बता रहे हैं, और ये सब आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। इसलिए ए मेरे दोस्त इस सवाल को बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन में मास दिया हुआ था, वेग दिया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी पूछा, हाफ mv² लगा दिए। अब काट खोट कर आंसर कितना आ गया, 375 आ गया। चूंकि एनर्जी है इसलिए इसका जूल वाला आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए सब सेम है, लेकिन सबका यूनिट क्या अलग अलग है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होगा कि जैसे बच्चा का 375 आ जाता है और कोई ऑप्शन मार देता है, ध्यान रखना बाबू, यूनिट का फिजिक्स में सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि फिजिक्स इज ए मेजरमेंट ऑफ साइंस, ये मापन का एक विज्ञान है, इसमें यूनिट का सबसे बड़ा रोल होता है। इसलिए यूनिट को मत भूलिएगा, यूनिट भूलिएगा आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर 375 जूल हो जाएगा। पक्का ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं।
खत्म हो गया। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। ये जो हम एनर्जी टॉपिक का हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, ये न्यूमेरिकल समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी तो नए टॉपिक का न्यूमेरिकल बनाएंगे। पर डे अभी से लगातार ग्रुप डे के एग्जाम तक हम आपके साथ न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे। केमिस्ट्री का कंप्लीट न्यूमेरिकल हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टोटल न्यूमेरिकल मिल जाएगा, और फिजिक्स का भी जो पढ़ा रहे हैं सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं सारा न्यूमेरिकल जरूर देखिए और उसको अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।